ठीक हो गया। अच्छा, सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे 3B, कलेक्शन ऑफ एक्सेस सेल्स टैक्स। अच्छा, इसमें एक तो आपको हेडिंग का पता होना चाहिए, ठीक है, एमसीक्यूज के वाले से। और इसमें ये है कि जब कोई बंदा आपसे दो ऑप्शन है इसमें, जब कोई बंदा आपसे सेल्स टैक्स ज़्यादा ले लेता है, या जो ऐसा टैक्स जो उससे बनता नहीं है वो लेता है, ठीक है। तो उस वो एमसीक्यूज के वाले से इसमें ये बन सकता है कि वो किसके पास जाएगा। वो इसमें वो फेडरल गवर्नमेंट को जमा करवाना है आपने, किसी उस बंदे के जिससे लिया था, चार्ज चार्ज किया था उससे नहीं, आप उसको वापस नहीं देना, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के चक्कर में जाएगा ये, ठीक है। जब आप, मैं रिपीट करता हूँ, जब कोई बंदा आपसे सेल्स टैक्स ज़्यादा ले लेता है, या उस जो चीज़ उसने आपको सेल की है उस पर सेल्स टैक्स बनता नहीं है, उस पर चार्ज नहीं होता था, होना था, आप उसने आपसे ले लिया है, तो वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर वो ये कह रहा है कि आगे इसमें सब सेक्शन 2 में वो ये कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने या कोई और कोर्ट कह देती है, ठीक है, कि इसको, अगर वो कह भी दे कि इसको आप जो रजिस्टर किसी और बंदे को पे करें, यानी नॉर्मली ये होना चाहिए था, अकल ये कहती है कि जिससे लिया है उसको वापस किया जाए, लेकिन उसको वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो ऐसे ही आपने उसे वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि वो एरियर ऑफ टैक्स है, ठीक है। उसको क्या समझा जाएगा, एरियर ऑफ टैक्स, ठीक हो गया, ये समझा जाएगा। अच्छा, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि जो टैक्स है, जो टैक्स इम्पोज हुआ है उसका बर्डन ऑफ प्रूफ, वो उसका जो इंसिडेंस है वो टैक्स पेयर पे शिफ्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। वो किसने साबित करना है, वो उस बंदे ने साबित करना है जिससे जिसने सेल्स टैक्स चार्ज किया है, जिसने सप्लाई की है, ठीक है। ये भी, ये सब सेक्शन 3 में है। इसमें 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं, एक तो इसका एंडिंग होगी, वो तो श्योर शॉट है कि उसमें ये तो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा ये कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो एक्सेस टैक्स चार्ज किया गया है किसी बंदे ने, या ऐसा टैक्स जो बनता नहीं था उसने ले लिया आपसे, तो वो किसके पास जाएगा, ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि जो बंदा जिसे लिया उसको वापस जाएगा, नॉर्मली यही होना चाहिए, अक्ल ये कहती है, लेकिन लॉ ने ये कह दिया कि वो फेडरल गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, ठीक है। दूसरा, वो उसको क्या समझा जाएगा, एरियर ऑफ टैक्स समझा जाएगा, ठीक है। और तीसरा प्रूफ उस पे किस पे होगा, इंसिडेंस पे, के इंसिडेंस जो है वो टैक्स पेयर पे गया है या नहीं, ठीक है। इसका प्रूफ किस पे किसने करना है, जो बंदा टैक्स चार्ज कर रहा है या टैक्स इसने कलेक्ट किया है, ठीक है, यानी जो सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है उस पे होगा। अच्छा, जीरो रेटिंग सेक्शन 4 है। सर एक क्वेश्चन है। जी बताएं। अच्छा सर, एफबीआई ने कभी टैक्स के माध्यम अगर पैसे कभी गए हों ज्यादा तो कभी वापस भी किए हैं या नहीं? किस, एफबीआर ने किसको, मतलब जिस बंदे के पैसे अगर ज्यादा चले गए हैं टैक्स के माध्यम में कह तो रहा कभी वापस भी हुए हैं या एडजस्ट ही होते हैं? हूँ वो, मैं वही तो कह रहा हूँ वो, देखिए दो दो ऑप्शन है यहाँ पे। ये ऑप्शन है, एक तो ये चीज़ है कि आपने आपने इनपुट टैक्स ज़्यादा दे दिया है, आपका आउटपुट टैक्स जी। कम कम बनता था, आपका रिफंड क्लेम हो गया, वो तो रिफंड आपको मिलेगा, ठीक है। दिए भी हैं बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं सही है है। कि नहीं दिए, लेट हो जाता है। ये देखिए ना, दुकानदारी वाला हिसाब है, ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब रिफंड के सूरत में रिफंड क्यों नहीं होता हो, वजह यही है कि यार हम जब दुकानदार के पास आप जाए ना कोई चीज़ वापस करनी हो, तो उसको मौत पड़ जाती है वापस करते हुए, यार मैंने सेल की थी, अब फिर मुझे वापस उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो यही एफबीआर का हिसाब है, जो जो भी रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी है उसका ये बाय नेचर है, तो उसको वापस देने देते हुए थोड़ा सा ना मसाइल का उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, नेचर है ये, ठीक है। सिर्फ यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। जिस जिस यूनिट में आपका रिफंड पड़ा होता है वो आपको रिफंड क्यों नहीं करता, कि क्योंकि जब जो उसकी जिस महीने में, मसलन आप देखें, उस माह में उसने 10 मिलियन कलेक्शन की है उस यूनिट ने, ठीक है। आपके यूनिट ने, आप लेकिन आपका रिफंड किसी ने क्लेम किया है, वो 12 मिलियन का है, ठीक है। तो 12 मिलियन आप रिफंड कर देंगे और 10 मिलियन आपने कलेक्शन की, तो आपकी तो नेट माइनस में चलेगी, -2 मिलियन। तो आपने क्या किया पूरा पूरा महीना। ये थोड़ी सी इस चीज़ से अवॉइड करते हैं कि यार इसको रिफंड को डिले करते जाते हैं, ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये हकीकत है कि इसको डिले किया जाता है, और वजह उसकी यही है कि कलेक्शन में इम्पैक्ट होता है, और कोई वजह नहीं है। बाकी कौन सा हमने अपने जेब से देने होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो सूरत हाल होगी, आपका इनपुट टैक्स ज़्यादा ज़्यादा था और आपका आउटपुट टैक्स कम था, आपका रिफंड बन गया, आपको मिल गया, लेट सेर हो जाती है। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये
आप ये वो सूरत हाल है जो हमने सेक्शन 3B में पढ़ी है कि जो बंदा, उसके दो ऑप्शन है। एक तो उस पे चार टैक्स उसने आपने ज्यादा ले, मसलन जो आपने उसको आपने सप्लाई आपको की है उसने, उस पे उसने आपसे बनता फॉर एग्जाम्पल 10% था सेल्स टैक्स, लेकिन आपसे उसने 20% ले लिया या 17% ले लिया। ठीक है। जी। तो जी। ये वो सूरत हाल है ये जो सेक्शन 3B में पड़ी है। या उस जो आपने आपको उसने सप्लाई की है उस पर टैक्स बनता ही नहीं था, वो एग्जाम्प्ट थी या जीरो रेटेड थी, लेकिन उसने उससे आपने टैक्स जो है वो ले लिया। अगर इस चीज का एफपीआर को पता चलता है, डिपार्टमेंट को पता चलता है, तो फिर इस हम उसको पढ़ रहे हैं, उसको उसकी सूरत उसका क्या होगा। वो चीज जो है वो जो कलेक्शन है, एक्सेस कलेक्शन है, वो डिपार्टमेंट के पास जाएगी, एफबीआर के पास जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगी। ठीक है, यानी एफबीआर। तो ये उसकी बात हो रही है। ठीक है। ठीक है। जीरो रेटिंग। अच्छा, नॉट विद स्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ, एक तो इसको आपको सब सेक्शन पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कहता है जी ये जो गुड्स हैं नीचे, अच्छा जो गुड्स एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट की गई हैं की जाएंगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से, या जो गुड्स जो हैं स्पेसिफाइड थे स्केड्यूल, जो 5वें स्केड्यूल में दी हैं, यहाँ से हमसे कुछ बन सकता है कि जीरो रेटेड जो गुड्स हैं वो कौन से स्केड्यूल में, वो आपको बताना चाहिए। 5th स्केड्यूल में जीरो रेटेड गुड्स हैं। जो भी गुड्स 5th स्केड्यूल में गुड्स आएगी आएंगी वो जीरो रेटेड होंगी, उन पे 0% चार्ज किया जाएगा। एग्जाम नहीं होंगी वो जीरो रेट उन पे चार्ज होगा। ठीक है। Supply of stores and provisions of for consumption abroad, a conveyance proceeding to a destination outside Pakistan as specified in section 24 of Customs Act 1964। ठीक है, 1969। जो भी सप्लाई की है, जो आपने कोई ऐसे चीज दी है, किसी भी चीज की किसी कोई भी चीज आपने प्रोवाइड की है कंजम्पशन के लिए, अबोर्ड, अबोर्ड का मतलब है कि जो आप कह लें कि जो वो कन्वेंस जो है वो जा रही है, वो चल पड़ी है अपने रास्ते, अपनी मंजिल की तरफ गामजन है, लेकिन उसकी मंजिल जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। ठीक है। उस पे जो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, सप्लाई की जाएगी, उसमें वो वो भी जीरो रेटेड होगी। ठीक है। ये भी एमसीक्यूज के हवाले से आपने इसको देखना है। ठीक है ना। सच अदर गुड्स एज फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट व्हेन एवर सर्कमस्टांसेस, ये इसको आप करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ये जनरल क्लास है। सूरत हाल के मुताबिक वो गवर्नमेंट जो है वो उसको चेंज कर सकती है, किसी को उसको कह सकती है कि ये जीरो रेटेड है, किसी को उसके उसमें से निकाल भी सकती है 5th स्केड्यूल से। ठीक है। चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, इसका सेक्शन आपने देखना है, याद रखना है। आज मैंने बताया था कि मैंने आपसे सुनने हैं ये एंड पे मैं सुनूंगा भी। ठीक है। ये आप जहन में रखिएगा। 3-4 दिन हो गए हैं क्लास नहीं हो पाई थी सेल्स टैक्स की, लेकिन आज इसको मैंने आपसे सुनना है, मैंने बताया था कि आपने इसको याद करना है। ठीक हो गया। इफ देर इज अ चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, ठीक है, जब रेट ऑफ टैक्स चेंज हो जाएगा तो फिर क्या सूरत हाल होगी। अ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी चार्ज टू टैक्स एट सच रेट एज इन फोर्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई। सीधी सी बात है। चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, जब भी कोई चीज सप्लाई करनी है आपने, उस पर रेट कौन सा अप्लाई होगा। सिंपल फार्मूला यूज कर लें कि जब जो उस दिन एग्जिस्ट कर रहा होगा, जिस दिन आपने सप्लाई की है उस दिन जो एग्जिस्ट कर रहा होगा, वो रेट अप्लाई होगा। अच्छा, इंपोर्टेड गुड्स के जब इंपोर्ट, ये तो थी लोकल सप्लाई। ठीक है, पाकिस्तान में विद इन पाकिस्तान सप्लाई करते हैं। ये है जी जब आप चीज़ को इंपोर्ट करते हैं, फिर कौन सा रेट ऑफ टैक्स चार्ज होगा। In the case of goods, in case the goods are entered for home consumption on the date on a goods declaration is presented under section 79 of the Customs Act 1969। ये वो कह रहे हैं होम कंजम्पशन का मतलब ये है कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि जब एक ही बंदा जो है वो अ, उसमें ऐसे प्रोसेस इन्वॉल्व है उसी की अपनी फैक्ट्री में कि एक प्रोसेस से वो निकल के कोई चीज़ आती है, तो जो दूसरा प्रोसेस उसने स्टार्ट करना है उस पर, वो एक इसकी आउटपुट, पहले प्रोसेस की वो आउटपुट होती है, लेकिन अगले की वो इनपुट हो जाती है। ठीक है। तो अपने ही घर में उसको इस्तेमाल कर सकता है। अब पहला ऑप्शन ये है कि वो जो उसने पहले प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद ऑप्शन ये होता है कि वो उसको बाहर किसी दूसरे बंदे को सप्लाई कर दे। ठीक है। अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपने घर जो उसने दूसरे बंदे को सप्लाई करनी थी चीज़, ठीक है, वो नहीं करता, बल्कि उसके पास अपने ही अपना उसने एक और प्लांट लगाया हुआ है। ठीक है, उसी को वो यूज़ करता है। ठीक है। तो ये है कि वो इन हाउस कंजम्पशन है, वो अपने ही घर में उसको इस्तेमाल कर लेता है, बाहर सप्लाई नहीं करता। ठीक है। जब ऐसा सूरत हाल हो और आ, ज- अगर आपने चीज़ को इंपोर्ट की है, तो जिस दिन उसने अपने होम कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल की हुई है इन हाउस,
कह लें होम कह लें, तो जिस दिन वो करेंगे वो डेट आप उसमें मेंशन, वो रेट अप्लाई होंगे। ठीक है। इन केस द गुड्स आर क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस ऑन द डेट ऑन विच, जब ऑन द डेट ऑन विच गुड्स डिक्लेरेशन, इसको जीडी कहते हैं, फॉर क्लियरेंस ऑफ द सच गुड इज प्रेजेंटेड अंडर सेक्शन 104 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। कहता है कि गुड जो है वो वेयर हाउस से क्लियर करवाई गई हैं। ठीक है। तो जिस दिन वो जीडी जो है क्लियरेंस के लिए प्रेजेंट किया जाता है क्लियरिंग हाउस में, जिस दिन वो रेट, उस दिन जो रेट होंगे वो अप्लाई होंगे। ठीक है। क्लियर करवाने के लिए आपने क्लियरिंग हाउस से, फिर उससे सो प्रेजेंट तो करना होता है जो आपने जीडी, जो आपने जिन जीडी का मतलब ये होता है कि जो आपने बिल जब इंपोर्ट करते हैं तो बिल आपको मिलता है। ठीक है। वो जीडी उसको हम कहते हैं। वो आपने जब वेयर हाउस से उसको लेना होता है गुड्स को, तो आपने वहाँ पे प्रेजेंट तो करेंगे, जाकर दिखाएंगे, जिस दिन वो प्रेजेंट करेंगे जो रेट उस दिन प्रिवेल कर रहा होगा उसको वो रेट अप्लाई होगा सप्लाई पे। ठीक है। provided that where a goods declaration is presented in advance of the arrival of the conveyance by which the goods are imported, the tax shall be charged as in force on the date on which the manifest of the conveyance is delivered। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आपने क्या हुआ, आपने जीडी आपने पहले प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है, क्लियरेंस के लिए, लेकिन कन्वेंस जो है अभी आई नहीं है, अभी रस्ते में है। ठीक है। तो कौन सा अप्लाई होगा? वॉइस इज नॉट क्लियर, आवाज़ नहीं क्लियर आ रही, बताइएगा। इसके अलावा मुख्तार के अलावा मुझे बताएं। एहसानुल्लाह, आपको आवाज़ क्लियर है मेरी? जी सर। एहसानुल्लाह के बाद आप बताएं। रियाज, आवाज़ क्लियर है? शहजाद, शहजाद बताइएगा। शहजाद, आवाज़ क्लियर है आपको? सर आवाज क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। मुख्तार, आप थोड़ी सी जगह चेंज कर लें काइंडली अपनी। अच्छा, वो कहता है कि जब गुड्स अभी आई नहीं है, यानी जिस कन्वेंस पे गुड्स आ रही हैं आपकी, इंपोर्ट आपने की है वो अभी आई नहीं, वो रास्ते में है, तो आपने प्रेजेंट कर दी है वो जो है जो गुड्स डिक्लेरेशन है वो आपने एडवांस में प्रेजेंट कर दी है। ठीक है। तो फिर टैक्स जो रेट है वो कौन सा चार्ज होगा? जिस दिन आपने कन्वेंस, जिस दिन वो विच ऑन विच द मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस इज डिलीवर्ड। ठीक है। मैनिफेस्ट ऑफ द कन्वेंस इज डिलीवर्ड, जिस दिन वो आपने डिलीवरी की है, जिस दिन वो कन्वेंस आएगी, वो आप जिस दिन डिलीवरी होगी गुड्स की, फिर जो रेट होगा वो अप्लाई होगा। ठीक है। ये नहीं है कि वो जिस दिन उसने गुड्स डिक्लेरेशन जो है जीडी प्रेजेंट कर दी है और अभी गुड्स आई नहीं है, अभी कन्वेंस पहुंची नहीं है, आपका जहाज पहुंचा नहीं है, शिपमेंट पहुंची नहीं है, आप उस दिन ही करेंगे। ठीक है। उस दिन का रेट नहीं अप्लाई होगा। जिस दिन गुड्स जो हैं आ गई हैं, डिलीवर हो गई है, डिलीवरी होगी जिस दिन, उस दिन आप वो रेट जो प्रिवेल कर रहा होगा वो रेट जो है टैक्स का वो चार्ज किया जाएगा। ठीक है। ओके सर, अब क्लियर है? ओके जी। अच्छा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द टैक्स इज नॉट पेड विद इन 7 डेज ऑफ द, अब ये आपको 7 डेज भी पता होना चाहिए। ठीक है। ये एमसीक्यूज के हवाले से, ऑफ द गुड्स डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 104 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, टैक्स शैल बी चार्ज एट द रेट एज इन फोर्स ऑन द रेट ऑन विच टैक्स इज एक्चुअली पेड। ठीक है। वो ये कह रहा है कि अगर आपने 7 दिन के अंदर टैक्स जो जीडी टैक्स नहीं पे किया, ठीक है, तो फिर आपने जो रेट उस दिन प्रिवेल कर रहा होगा वो आपने चार्ज, वो चार्ज किया जाएगा जिस दिन चार्ज एक्चुअली पे टैक्स पे किया गया है। देखें, पहले तो आपने प्रेजेंट करनी थी और प्रेजेंट कर दिया, आपने 7 दिन के अंदर टैक्स पे करना करना है। अगर नहीं किया और उस दौरान 7 दिन के बाद जो रेट हो सकता है 7 दिनों के अंदर वो रेट चेंज हो जाए, जो रेट टैक्स के बढ़ जाएं, तो जो 7 दिनों में अगर आपने पेमेंट नहीं की तो 7 दिन के बाद आप वही पेमेंट करेंगे जो चेंज रेट के साथ है, ये बढ़े या कम हो। ठीक है। वो आपकी किस्मत है। अच्छा, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट। The tax in respect of goods imported into Pakistan shall be charged and paid in the same manner and at the same time as if it were a duty of custom payable under the Customs Act 1969 and the provisions of the said act, including Section 31A thereof, shall so far as they are related to collection, payment, and enforcement, including revenue of tax under this act on such goods where no specific provision exists in this act apply। इसमें से हमसे कुछ बनने की चांस नहीं है, इसको भी छोड़ दें आप। ठीक है। अच्छा, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर दैट, बस सिर्फ आपने इसमें ये रखना है कि किस तरह इंपोर्ट जब की गई है तो उसको ऐसे ही कलेक्ट करना है आपने जिस तरह के उसको इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम जो है ड्यूटी वो पे की जाती है। ठीक है। उसको ऐसे ही पे करना है, जैसे उसको कलेक्ट ऐसे ही करना है जैसे कस्टम ड्यूटी को कलेक्ट किया जाता है जब भी कोई चीज़ इंपोर्ट होगी।
अच्छा, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, including but not limited to the Protection of Economic Reforms Act 1992। ये भी आपको बताना चाहिए, इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट कौन सा है, 1992 है, ठीक हो गया। एंड notwithstanding any decision or judgment of any forum authority and or court whether passed before or after the promulgation of finance act, ये भी रहने दें इसको, इसको जरूरत नहीं है, इसमें से हम सिक्योर बनने के चांसेस नहीं है। द टैक्स ऑन इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड शैल बी पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन बाय द डेट एज prescribed इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है। इसको भी एमसीक्यूज के हवाले से ये आप इसको रहने दें। प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ all such classes of supplies other than zero to supplies of all or such taxable goods as may be specified in the aforesaid notification shall be charged collected। इस ये बोर्ड की बात है, वो किसी भी गुड्स के बारे में कह सकता है कि वो इस तरह इस तरीके से जो है टैक्स को चार्ज पे या चार्ज किया जाएगा, ठीक है। इसको भी करने की जरूरत नहीं है। टैक्स ऑन ड्यू ऑन पेबल टैक्सेबल सप्लाईज शैल बी पेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। क्या है मेथड है जी, थ्रू डिपॉजिट इन अ बैंक डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड, ठीक है। बैंक के जरिए जो बैंक ने जो बोर्ड ने कहा होगा ये बैंक कि ये बैंक में है, इस बैंक में जमा करना, पहले ये होता था। अब ये भी चेंज हो गया कि बोर्ड ने पहले डेजिग्नेटेड ब्रांचेस थी नेशनल बैंक की, उसमें जो है वो टैक्स जमा करवाना होता था। लेकिन अब जो है, अब आप जिस मर्जी ब्रांच में चले जाएं, आप वहाँ पे टैक्स जो चालान आप बनाते हैं बनाकर पे कर सकते हैं। अगर वो नहीं आपसे आपके चालान नहीं जमा जो है वो डिपॉजिट करता जो बैंकर है, तो आप उससे रिटर्न लिखवा लें, लिख कर नहीं देते वो। लेकिन अगर आप वो लिख कर दे देता है तो फिर आप इसको स्टेट बैंक को कह सकते हैं, एफबीआर को भी कह सकते हैं कि इसने मैं गया हूँ, इसने मेरे से टैक्स नहीं लिया, तो इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो होती तो नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि लॉ ने ये कह दिया है कि उसने वो करनी है, बाय स्टेट बैंक का भी लॉ है ये कि उसने करनी है, ठीक है। तो अब ये पाकिस्तान में आप किसी भी बैंक में एफबीआर का चालान जमा करवा सकते हैं। पहले सिर्फ नेशनल बैंक की डेजिग्नेटेड ब्रांचेस में ही होता था ये थ्रू डिपॉजिट इन अ बैंक डेजिग्नेटेड बाय द बोर्ड, ठीक है। थ्रू सच अदर मोड, जो भी दूसरा तरीका कह सके, बोर्ड ने कह दिया जी फलां तरीके से करना है, तो वो जैसे अब ये अब क्योंकि चेंज हो गया है, इसी इसी क्लास सब इसी सब क्लास को यूज करते हुए बोर्ड ने कह दिया इसको दूसरे बैंक से कि आपने इनको जो चलान आएगा एफबीआर का, आपने उसको डिपॉजिट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इंपॉर्टेंट बैंक सबसे में जमा हो section सकता है है ये। सिर्फ नेशनल बैंक में? जी, सर ये किसी भी बैंक में जमा हो सकता अब मैं बता तो है? रहा हूँ। अब किसी बैंक में भी आप जाएं, चलान फिल करके ले जाएं, अब जमा कर। नेशनल बैंक में सर? क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? जी सर, क्लियर है। जी, मैं कह रहा हूँ किसी बैंक में भी करवा सकते हैं अब आप, ठीक है सर। ठीक है। बल्कि मुझे याद करवाइएगा, मैं आपको ना चालान बनाकर दिखाऊंगा यहाँ पे अभी, ठीक है, एंड पे याद करवाइएगा लाजमी, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इसने कहा है बैंक ने इसने स्टेट बैंक ने, बल्कि कि इसको आपने जमा करो, अगर नहीं करता तो हमें बताएं। जब हम चालान बना रहे होते हैं वो बताते हैं, उसने आपको कहता है कि अगर कोई बैंक आपसे नहीं लेता चालान, आपका पैसे नहीं लेता जमा करता, तो हमें बताएं, ठीक है। अच्छा, रिपोर्ट करें उसकी। Determination of tax liability subject to the provisions of section 8 and 8b for the purpose of determining his tax liability in respect of taxable supplies made during a tax period. A registered person shall, subject to the provisions of the section 73, be entitled to deduct input tax paid or payable during tax period for the purpose of taxable supplies made or to be made by him from the output tax। अच्छा, अब इसमें से बन के क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक तो आपसे इनपुट टैक्स पूछेगा, वो मैंने वो आपको बता दिया था इनपुट टैक्स क्या होता है, जो आप परचेज करते हैं जब तब आप जो आप टैक्स पे करते हैं वो आपका इनपुट टैक्स होता है, जो भी आप परचेज करते हैं, ठीक है, सर्विसेज हो वट एवर। अच्छा, जो आउटपुट टैक्स क्या है, जो आप सप्लाई जब आप सप्लाई किसी को करते हैं, जो आपने परचेज की होती है, आपने किसी को सप्लाई करनी होती है, जो आप सप्लाई करते हैं वो आपकी आउटपुट टैक्स होता है, उन पे जो आप टैक्स कलेक्ट करते हैं लोगों से। अच्छा, इसमें एक वर्ड अहम है, वो है टू और बाय का, टू और बाय का।
दो वर्ड है इसमें, एक वर्ड है टू और एक वर्ड है बाय। ठीक है, सप्लाई मेड टू द पर्सन जब होगा, जेन में रखें इसको, सप्लाई मेड टू द पर्सन होगा तो वो इनपुट टैक्स को जाहिर करेगा। सप्लाई बाय द पर्सन होगा तो वो आउटपुट टैक्स को जाहिर करेगा। ये आप जेन में रखें, टू इनपुट है, बाय आउटपुट है। ठीक है, आपने क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी अपनी डिटरमिन करनी कैसे करनी होती है। आपने पूरे महीने में, मसलन आप गुजरा है नवंबर, नवंबर में आप देखेंगे मैंने परचेजेस की थी 10 मिलियन की, उस पर मैंने टैक्स दिया था फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन। ठीक है, वो आपका हो गया टैक्स। अब पे आपने अप्लाई की हैं उन पे आपका टैक्स बनता था फॉर एग्जाम्पल डेढ़, आपका 1.5 मिलियन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1.5 मिलियन आपका आउटपुट टैक्स है, 1.1 मिलियन आपका इनपुट टैक्स है। इला ये कहता है कि आपने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करना है। आप जेन में रखें, आप हमेशा आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस करते हैं। 1.5 आपका इनपुट आउटपुट टैक्स है, 1 आपका इनपुट टैक्स था। ठीक हो गया, 0.5 मिलियन आ गया। अब वो 0.5 मिलियन आपने गवर्नमेंट के एक्सचेकर में डिपॉजिट करवाना है। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। म्यूट क्यों नहीं हो रहे आप? म्यूट है बेटा, सब म्यूट है। ठीक है, अच्छा, सिंपल है। आउटपुट टैक्स आपने, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को आपने, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को आपने माइनस करना है। 1.5 मिलियन आपका आउटपुट टैक्स था, 1 मिलियन आपका इनपुट टैक्स था, उसमें से आप माइनस करें पॉइंट। वॉइस इज नॉट क्लियर, मुख्तार अपनी जगह चेंज करें यार, आप जगह चेंज करें, बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस कर दिया, 0.5 मिलियन बना, वो आपने जमा करवा दी। ये आपकी टैक्स लायबिलिटी आपने डिटरमिन कर ली। अपने टैक्स लायबिलिटी कैसे डिटरमिन करनी है, जो आपने इनपुट टैक्स किया, पे किया, वो आपने देखना है। आउटपुट टैक्स जो आपने लिया लोगों से वो देखना है। आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर देना है। जो आपकी लायबिलिटी आएगी वो आपने पे कर देनी है, अगर बनती है। फॉर एग्जाम्पल बाज़ औक़ात ऐसा होता है, आपकी इनपुट टैक्स 1.5 मिलियन बनता है लेकिन आउटपुट टैक्स आपका 1 मिलियन है, तो आपने आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स से माइनस किया तो -0.5 मिलियन आया। तो -0.5 मिलियन यानी 0.5 मिलियन जो है वो आपका रिफंड है, वो आपने एक्सेस पे किया था। ठीक है, ज़्यादा पे किया था गवर्नमेंट को, वो आप अपना रिफंड करवा सकते हैं। ठीक है, provided for that where a registered person did not deduct input tax within the relevant period, he may claim such tax in return for any of the six succeeding tax period। तो आप ये भी यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ से ये पूछेगा आपसे इस सब सेक्शन से कि आप इनपुट टैक्स में से आउटपुट टैक्स में से कौन सा टैक्स कौन से में से माइनस करते हैं आउटपुट टैक्स में से इनपुट करते हैं, इनपुट में से आउटपुट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछेगा वो कितने टैक्स पीरियड तक आप क्लेम कर सकते हैं। आप 6, जो आने वाली अगले 6 आपकी टैक्स पीरियड्स की रिटर्न्स हैं उनमें किसी में भी आप उसको क्लेम कर सकते हैं। ये आप इसको देखिएगा इस हवाले से। ठीक है, 6 का वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के हवाले से। अच्छा, सब सेक्शन 2, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स अनलेस, कहता है को इनपुट टैक्स जो बंदा, एक बंदा है, उसको आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस कर नहीं करने दिया जाएगा। क्यों? कब तक? जब तक, अनलेस कहता है जब तक कि वो क्या ना कर दे, इन केस ऑफ अ क्लेम और फॉर इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्स सप्लाई मेड, he holds a tax invoice in his name and bearing his registration number, take in respect of such supply, or in case of supply of electricity or gas, a bill bearing his registration number and the address where the connection is installed। ठीक है, ये चीज़ें उसने, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी उसके पास उसको इनपुट टैक्स क्लेम, उसमें से आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस नहीं करने दिया जाएगा। ठीक हो गया, प्रोवाइडेड दैट फ्रॉम द डेट to be notified by the board in this respect. In addition to above, if the supplier has not declared such supply in his return or he has not paid amount of the tax due as indicated in his return। अब वो ये कह रहा है कि अच्छा, अब सप्लायर ने क्या किया है, सप्लायर ने उस बंदे को जिसने आपने इनपुट टैक्स क्लेम किस चीज का करेंगे, जब आपके सप्लायर ने अपनी रिटर्न में उसको आपको सप्लाई शो ही नहीं की। ठीक है, या सप्लाई शो नहीं की, या उसने टैक्स ही, आपने जो उसको टैक्स दिया था आप परचेज करते वक्त उसने उसको पे ही नहीं किया। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट आपको इस चीज को जो इनपुट टैक्स है वो माइनस आउटपुट टैक्स में से माइनस नहीं करने देगी। ठीक है, in case of goods imported into Pakistan, he holds bill of entry or good declaration in his name and showing his sales tax registration number
ड्यूली क्लियर्ड बाय कस्टम, ठीक हो गया, ये चीज़ें भी उसमें होनी चाहिए, अगर नहीं होंगी तो उसको इनपुट टैक्स क्लेम करने की जरूरत नहीं हो जाएगी। अच्छा, इन केस ऑफ गुड्स परचेज इन ऑक्शन, अगर उसने ऑक्शन में इसको परचेज किया, ही होल्ड्स द ट्रेजरी चालान, ठीक है, इन हिज नेम एंड बेयरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर शोइंग पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक है, जब उसने अगर उसने ऑक्शन में लिया तो उसका उसके पास जो उसने पेमेंट की है, ठीक है, वो उसके बाद उसकी पेमेंट क्या क्या हो, उसका नाम हो, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो, और उस पे जो पेमेंट ऑफ टैक्स भी लिखी हुई हो, ये तीन चार चीज़ें होंगी तो उसको डिडक्ट करना दिया जाएगा वो जो उसने टैक्स पे किया है आउटपुट टैक्स में से, वगैरह नहीं, ठीक हो गया। Subsection 3. Notwithstanding anything contained in subsection 1 and 2, the board with the approval of federal minister in charge may be notification by a special order subject to such conditions and limitations and restrictions as may be specified therein. Allow a registered person to deduct input tax paid by, अच्छा वो paid by him from the output tax determined or to be determined as due from him under this act, ठीक है। सिंपली इसमें आपने क्या कहना है कि इसमें आपसे पूछ सकता है कि इसकी किसकी अप्रूवल चाहिए होती है, ठीक है, इसमें आपसे अप्रूवल का पूछ सकता है फेडरल मिनिस्टर के इंचार्ज, बोर्ड जो है वो फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज जो हैं, यानी जो आपके करंट हैं, वो उनकी अप्रूवल के साथ जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन को कह सकता है, ठीक है, अप्रूवल का पूछ सकता है कि वहाँ पे फेडरल मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, या किसकी चाहिए, तो आपने फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज की कहना है। अच्छा जी, notwithstanding anything contained in this act or rules made thereunder, the federal government may by notification the official gazette subject to such conditions, limitations or restrictions may इसको भी रहने दो, ये करने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यूज के हवाले से ये इसमें से एमसीक्यूज नहीं बनता। जी बिल्कुल वही जो आपके आजकल शौकत तरीन है, वही है। जी, notwithstanding anything contained in this act or the rules made there under the board, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सब सेक्शन 7 है जी, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स ऑन स्पेसिफाइड गुड्स ऑन वैल्यू एडिशन, ठीक है। सब सेक्शन 1 है जी, notwithstanding anything contained in this act or the rules made there under, federal government may specify by notification the official gazette that sales tax chargeable on the supply of goods of such description or class such shall with such limitations or restrictions as may be shall be levied and collected on the difference between the value of supply for which the goods are required and the value of supply for which the goods either in the same, इसको भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ आप सब सेक्शन इसका सेक्शन ये ध्यान में रखिएगा, सब सेक्शन 1 से एमसीक्यू नहीं बनता नजर आ रहा। Notwithstanding anything contained in this act or rules made there under inspect of the goods or class of goods specified in the 12th schedule, minimum value addition tax against the value of added by the registered person shall be payable at the rate, अच्छा मिनिमम वैल्यू का मैंने आपको बताया था, जो हमने स्केड्यूल देखा भी था, 12वां स्केड्यूल है, 12th स्केड्यूल आपको पता होना चाहिए मिनिमम प्रोडक्शन का, मिनिमम वैल्यू एडिशन का, ठीक है, हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था, ये आपको एमसीक्यूज के हवाले से पता होना चाहिए, मिनिमम वैल्यूडेशन का जो या मिनिमम प्रोडक्शन का जो सेक्शन स्केड्यूल है वो कौन सा है, वो 12th है, इसके में यही आपको देखना पड़ेगा बस, बाकी इसमें कोई एमसीक्यूज के हवाले से ये हम नहीं है, ठीक हो गया, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड का मतलब क्या है, आपने क्या किया था, टैक्स अपनी लाइबिलिटी को डिटरमिन करते वक्त आपने क्या किया था, आपने इनपुट टैक्स माइनस किया था आउटपुट टैक्स से, ठीक है, देखें जब इनपुट टैक्स आप आउटपुट टैक्स से माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपका आपका जो जो अपने टैक्स आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो ज्यादा बनेगी, ऐसे ही है, जब आप इन आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स जो आपने ऑलरेडी पे किया है वो माइनस नहीं करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी उस टैक्स पीरियड की ज्यादा बनेगी, ठीक है, तो इसलिए जो आप कह लें कि इसी को हम एडजस्टमेंट कहते हैं, जो आप माइनस करते हैं आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स, उसी को आप माइनस एडजस्टमेंट कहते हैं, कि जो आपने एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जो आपने इनपुट टैक्स पहले पे कर दिया था, फॉर एग्जांपल हमने 1 मिलियन पे किया है, आप उसको माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये सब जो सेक्शन 8 है वो क्या कह रहा है, सेक्शन ये कह रहा है कि ये जो नीचे चीजें दी गई हैं, जो नीचे आपने परचेजेस की होंगी, उनको इस तरह से आप कह लें कि इस तरह की जब आप परचेजेस करेंगे तो तो आप इनपुट टैक्स जो है वो माइनस नहीं कर पाएंगे उन पे, अगर आप मसलन देखें
Notwithstanding anything contained in this act, a registered person shall not be entitled to reclaim or deduct input tax paid on। देखें इनपुट टैक्स की बात वही कर रहा है कि आप नहीं माइनस कर पाएंगे, डिडक्ट नहीं कर पाएंगे। कैसे, कब? 11 जनवरी 2021 द टैक्स ई पेमेंट फैसिलिटी लॉन्च्ड। सर अब ये इसमें कौन सी फैसिलिटी है जी? ई पेमेंट वही है, मैं डिस्कस करता हूँ इसको, ज़हन में रखिएगा, इसको डिस्कस करते हैं बाद में। कि आप हर बैंक में जो है वो जमा करवा सकते हैं, यही है ई पेमेंट के। और आप अपना घर बैठकर जैज़ कैश, इजी पैसा के जरिए भी उसको कर सकते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा अभी, बल्कि मैंने एक वीडियो आपको बना के भेजूंगा जैज़ कैश से आप कैसे पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड का मतलब वही है कि जैसे मैंने बताया कि आपने इनपुट टैक्स माइनस नहीं करना, आपको इनपुट टैक्स माइनस नहीं करने दिया जाएगा। कब कब नहीं करने दिया जाएगा? कब? द गुड्स आर सर्विसेज यूज्ड आर टू बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस अदर फॉर टैक्सेबल सप्लाईज मेड आर टू बी मेड बाय हिम। अब देखें, अब आपने कोई चीज़ परचेज की है, उस पर आपने इनपुट टैक्स दिया है, ठीक है। अब जो आपने इनपुट टैक्स दिया है, वो जो गुड्स हैं वो आप किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उनको टैक्सेबल सप्लाईज के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है। आप जो आपने गुड्स जो इस्तेमाल जिन पे टैक्स दिया है, वो आप टैक्सेबल सप्लाई उनकी अगर नहीं करनी है, आपने फर्दर उनकी सप्लाई नहीं करनी, आप किसी और पर्पज के लिए इसको यूज कर रहे हैं, टैक्स आपकी उन्हें उसकी सप्लाई नहीं करनी, ठीक है। अगर आपने उनकी सप्लाई नहीं करनी तो आपको उन पे जो आपने इनपुट टैक्स दिया होगा वो आपको माइनस करने की इजाज़त नहीं होगी। उस पर आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो आपने टैक्स पहले दिया है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। अब देखें दूसरा, एनी अदर गुड्स आर सर्विसेज विच द फेडरल गवर्नमेंट में, ठीक है, अब वो गवर्नमेंट कह सकती है फलां फलां गुड्स है उन पे नहीं आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा मतलब ये है कि आप इनपुट टैक्स जो पे किए है वो अपने आउटपुट टैक्स से माइनस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा, टैक्स क्रेडिट का ये मतलब है। And the goods under सब सेक्शन 5 अब सेक्शन 3 सेक्शन सब सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 है जो सेक्शन 3 का, उसमें जो गुड्स दी हुई हैं उन पे भी आप टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब देखें वो सेक्शन 3 में चलते हैं एक दफ़ा, वो क्या कहता है? सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं, ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि क्या है। अच्छा, द फेडरल गवर्नमेंट में इन एडिशन टू टैक्स लेविड अंडर सबसेक्शन 1, ये है सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 4 लेवी एंड कलेक्ट टैक्स एट सच एक्स्ट्रा रेट आर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 17% ऑफ द वैल्यू ऑफ सच गुड्स आर क्लास ऑफ गुड्स एंड ऑन सच पर्सन आर क्लास ऑफ पर्सन इन सच मोड मैनर एट द टाइम, ठीक है, फ्रॉन्टिंग। अच्छा अब देखें जी, अब देखें, अब इसमें मुझे कह रहा है जो एक्स्ट्रा टैक्स है, टैक्स जो एक्स्ट्रा टैक्स है आपने दिया है, जिन गुड्स पे आपने एक्स्ट्रा टैक्स दिया होगा वो भी आपका एडजस्टेबल नहीं है। सब सेक्शन उसने कहा था सेक्शन सब सेक्शन 3 का सब सेक्शन 5 में जो टैक्स आपने दिया है आप देंगे, वो आप माइनस नहीं कर पाएंगे। वो कौन सा टैक्स है? एक्स्ट्रा टैक्स है, एक्स्ट्रा रेट है, एक्स्ट्रा टैक्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। वो आप ध्यान में रखेंगे, एक्स्ट्रा टैक्स वो आप उसको क्लेम नहीं कर पाते, ठीक हो गया, क्योंकि सेक्शन 8 ने ये कह दिया है।